तो ये कहानी शुरू होती है नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन से, जहाँ एक प्राइवेट कंपनी की एक एम्प्लॉय आती है और उस स्टेशन में अपनी आपबीती सुनाती है। पूरे पुलिस स्टेशन में मौजूद ऑफिसर उसकी बातें सुनते सुनते सख्त में आ जाते हैं। उस लड़की ने बताया कि पिछले 4 सालों से यानी 2022 से 2026 तक ऑफिस में उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसके साथ कई बार सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और छेड़छाड़ की गई। कलीग्स ने उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। ये सुनते ही पुलिस को पता चल गया कि मामला एक कंपनी में सेक्सुअल असॉल्ट से ज्यादा है। जांच जब शुरू हुई तो मामला पहले रिलीजियस कन्वर्जन तक पहुंचा और फिर लव जिहाद तक पहुंचा। उसके बाद NIA और IB तक भी पहुंच गया। दोस्तों, नासिक के अंदर TCS की एक ब्रांच से पता चला है कि उस ब्रांच पे रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है। कंपनी की 8 एम्प्लॉयज ने इस बारे में खुलासा किया है। अब ये साजिश का पैटर्न भी किसी फिल्म से कम नहीं है। इस मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को सबूत जुटाने के लिए बिल्कुल फिल्मी तरीका अपनाना पड़ा। जब शिकायत मिली तो नासिक पुलिस ने अपनी महिला अधिकारियों को अंडरकवर एजेंट बनाकर कंपनी के अंदर भेजा। ये पुलिस वाले करीब 40 दिनों तक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर वहाँ काम करती रही। उन्होंने देखा कि कैसे वहाँ का माहौल महिलाओं के लिए घुटन भरा था और कैसे उस अधिकारी का खौफ फैला हुआ था। तब जाकर ये पूरी पोल खुली। शुरुआत में लगा लेकिन जैसे छेड़छाड़ का मामला है, लेकिन जहाँ जैसे जैसे आगे बढ़ी इसमें रिलीजियस कन्वर्जन और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी बातें भी सामने आने लगी। जब किसी इतनी बड़ी कंपनी में जहाँ देश का जरूरी डाटा रहता है, वहाँ अगर इस तरह की मिसलिशियस एक्टिविटीज और सिंडिकेट चलते हैं तो IB और NIA जैसी एजेंसियों का चौकन्ना होना लाजमी है। अब ये सिर्फ एक ऑफिस का मामला नहीं, देश की सुरक्षा से भी जुड़ गया मामला था। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, चौंकाने वाली बात सामने आई। जांच में पता चला कि ये कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरा सिस्टम काम कर रहा था। इस मामले में टीम लीड आसिफ अंसारी, सैद शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेहमान, तौसीफ अतर, दानिश शेख और एक महिला एम्प्लॉय निदा खान का नाम सामने आया, जो अभी भागी हुई है, फरार है। तो महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि हम में से अगर किसी की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही होती थी या कोई निजी तनाव होता तो ये सारे लोग उसे सहानुभूति देने के बहाने करीब आते थे, नजदीकियां बढ़ाते थे। ऐसे लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर उनके साथ मेलजोल बढ़ाया जाता था। कई सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। इन ग्रुप्स में धीरे धीरे ऐसा कंटेंट शेयर किया जाता था जो उनकी धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देता था। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें बार बार ये महसूस कराया जाता था कि उनका मौजूदा धर्म या जीवन शैली सही नहीं है और उन्हें धर्म बदलने की ओर ढकेला जाता था। इसके लिए सबसे पहले महिला एम्प्लॉयज को आगे किया जाता था ताकि शिकार को शक न हो और वो खुलकर बात कर सके। एक बार जब विक्टिम कंफर्टेबल हो जाती थी तब पुरुष आरोपी एंट्री करते थे। मेन विक्टिम ने आरोप लगाया कि उसे न सिर्फ धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया गया, बल्कि एक पुरुष उसके कलीग ने उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट और मोलेस्टेशन भी किया। कुछ विक्टिम ने बताया कि उनके साथ होने वाला मिसबिहेवियर कभी कभी ऑफिस के फ्लोर पर सबके सामने भी होता था। यहाँ तक कि कई शिकायतकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने इस बारे में कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स यानी HR को कई बार आगाह किया, लेकिन उनका आरोप है कि HR ने उन पर ध्यान देने की बजाय मामले को दबा दिया या कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। इसी वजह से एंड में उन्हें पुलिस के पास जाना पड़ा। जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्होंने ये ऑपरेशन मैनेजर के पास टाइम टू टाइम शिकायतें की थी। शिकायत की थी। ये जो महिलाओं की जो कंप्लेन है और उसके बारे में और पीड़ितों ने ये भी शिकायत की है कि आरोपी उनके देवी देवताओं या धार्मिक रीति रिवाजों पर भद्दे कमेंट्स करते थे। उन्हें महसूस कराया जाता था कि वह हीन है। एक पुरुष कर्मचारी ने तो यहाँ तक कहा कि उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया है कि उसकी धार्मिक पहचान को चोट पहुँची। फिलहाल 6 आरोपी कस्टडी में है और एक फरार है और एक HR मैनेजर ने पुलिस पूछताछ कर रही है। इस केस से जुड़ी विक्टिम के करीबी ने बताया कि उसके परिवार ने कैसे उस लड़की के अंदर बदलाव देखे थे। ये लड़की पहले जींस और मॉडर्न कपड़े पहनती थी, फिर अचानक फुल स्लीव के सलवार सूट पहनना उसने शुरू कर दिया। जिस नकाब या कपड़े का इस्तेमाल वो धूप से बचने के लिए करती थी, उसे वो धीरे धीरे हिजाब की तरह बांधने लगी। रमजान के 40 दिनों के दौरान भी वो घर पर कहती थी कि वो ऑफिस में लंच करेगी, लेकिन घर आकर वो खुद को कमरे में बंद कर लेती और एक खास वक्त पर इफ्तार ही खाना खाती। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था, माथे पर तिलक लगाना भी छोड़ दिया था। वो ऑफिस के प्रेयर रूम में जाकर दिन में कई बार नमाज भी पढ़ने लगी थी। उसे ये समझाया गया कि पूजा करने से नहीं बल्कि नमाज पढ़ने से ही उसे ऑफिस में तरक्की मिलेगी, इंक्रीमेंट मिलेगा। उसे लिपस्टिक लगाने से मना किया गया और पूरी तरह एक खास और तरीकों को अपनाने का उस पे दबाव भी बनाया गया। उनको समझाया जाता है कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं, कैसे थे। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर बात है और कई लड़कियों का धर्मांतरण भी किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑफिस के अंदर तौसीफ उत्तर, दानिश शेख और निदा खान उसे पूरी तरह कंट्रोल कर रहे थे। जब उसके परिवार ने उसे टोकना शुरू किया तो उसने यहाँ तक कि कह दिया कि दानिश मुझसे बेइंतहा प्यार करता है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो इस कदर प्रभावित थी कि उसे दानिश के शादीशुदा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और धर्म बदलने के लिए भी तैयार
थी। जब उसके परिवार ने उसे दानिश की दूसरी महिलाओं के साथ तस्वीरें दिखाई तब जाकर वो टूटी और उसने कंप्लेन की। साजिशकर्ताओं ने उसके दिमाग में हिंदू धर्म के प्रति जहर भर दिया था, चाहे वो शिवलिंग की बात हो, भगवान कृष्ण की बात हो या फिर द्रौपदी के चरित्र की बात हो। जन्नत और जहन्नुम का उसे इतना डर और लालच दिखाया गया कि उसने अपनी जड़ों पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। मामले के नेशनल हेडलाइंस बनने के बाद टीसीएस ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कंपनी ने बयान जारी करके कहा है कि टीसीएस में उत्पीड़न और जबरदस्ती के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जैसे ही नासिक का मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने तुरंत उन कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जिन पर जांच भी चल रही है। लेकिन क्या ऐसा करने से कंपनी की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आप अपनी राय इस पर जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।